जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। इसमें सर्वप्रथम हमें जो बिंदु मिलता है पढ़ने हेतु वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा जो था अमेरिका के तट पर बसा हुआ या पास में बसा हुआ एक द्वीपीय देश था, जिसका लगाव जो था वो सोवियत संघ से था। सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने सन 1962 में क्यूबा में अमेरिका के विरुद्ध मिसाइलें तैनात कर दी थी। उस समय क्यूबा के जो नेता थे वो थे फिदेल कास्त्रो। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। उन्हें 3 हफ्ता बाद पता लगा कि भाई उनके विरुद्ध क्यूबा में इस प्रकार का एक सैनिक षड्यंत्र हो चुका है। अमेरिका पहली बार युद्ध की स्थिति में निशाने पर आ चुका था। जॉन एफ कैनेडी ने और उनके जो सलाहकार थे बड़ा ही उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। आत्मनियंत्रण रखकर उन्होंने सोवियत संघ से वार्तालाप की। सोवियत संघ जो अपने जंगी जहाज या बेड़े जो थे वो क्यूबा में सैनिक मदद हेतु भेज रहे थे। अमेरिका ने उन बेड़ों को समुद्र मार्ग में रोका। सोवियत संघ भी समझ चुका था कि यदि ज़्यादा खींचतान बढ़ी तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, और सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली और ऐसे क्यूबा मिसाइल संकट टल गया। इस लेसन के हम कुछ नोट्स पढ़ते हैं। टॉपिक हमारा वही है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर के अंतर्गत हमें 2 खेमों के बारे में या गुटों के बारे में बार बार पढ़ने को मिलेगा, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका जो थे इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये मित्र राष्ट्र में थे। चलो देखते हैं। ये जो समकालीन विश्व की राजनीति बुक है हमारे पास में, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व के अंदर जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के संदर्भ में ये किताब हमें बताती है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि उस समय यानी कि 1945 के बाद जब शीत युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड और शीत युद्ध स्टार्ट हुआ उस समय की राजनीति कैसी रही। तो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया है, ने विजय प्राप्त की, तथा जर्मनी, इटली तथा जापान, जिन्हें दोहरी राष्ट्र कहा गया है, इनकी युद्ध में हुई हार। यानी कि क्या कहा गया कि भाई ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ ये थे मित्र राष्ट्र में, जबकि जर्मनी, इटली, जापान ये थे दोहरी राष्ट्र में, और दोहरी राष्ट्र में जो देश थे उनकी हुई हार। 2 केंद्र थे विश्व युद्ध के। पहला मित्र राष्ट्र में थे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, और इनके सामने था दोहरी राष्ट्र में था जापान, जर्मनी, इटली। इनके मध्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया और दोहरी राष्ट्र की हार हो गई। दोहरी राष्ट्र में याद रखिए जापान है, क्योंकि 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड भी हो गया था। और कौन सा युद्ध शुरू हो गया? शीत युद्ध शुरू हो गया। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक की वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही को शीत युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन बन गया शीत युद्ध किसे कहा जाता है, तो हम अमूमन ये बोल देते हैं कि भाई युद्ध का माहौल बनना पर युद्ध ना होना। लेकिन इसकी डेफिनेशन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक की वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पूरी विश्व की जो राजनीति थी वो तनावग्रस्त थी। क्यों थी? क्योंकि विश्व 2 भागों में बट गया था, सोवियत संघ और अमेरिका। वर्चस्व की लड़ाई हो गई, नंबर 1 की लड़ाई हो गई, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो समस्या बनी, स्थिति बनी, इस स्थिति को कहा गया यानी कि इस तनाव को कहा गया शीत युद्ध। फिर जब शीत युद्ध की बात चलती है तो एक चीज और दिमाग में आ जाती है, उसको कहा जाता है गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष क्या है कि किसी भी शक्ति 2 थी उस समय, अमेरिका, सोवियत संघ, किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना कहलाता है गुट निरपेक्षता।
कि भाई स्पष्ट है कि उस समय विश्व में दो खेमे बन गए थे, दो दल थे। एक तो था सोवियत संघ का और दूसरा था अमेरिका का। जो नव स्वतंत्र देश थे, जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, जैसे भारत, ठीक है, तो इन देशों के सामने समस्या ये आ गई थी कि भाई अब इनके पास विकल्प है दो, या तो अमेरिका में शामिल हो जाओ या सोवियत संघ में शामिल हो जाओ। अमेरिका में शामिल होना, सोवियत संघ को नाराज करना, सोवियत संघ में शामिल होना, अमेरिका को नाराज करना। तो भारत जैसे जो नव स्वतंत्र देश थे, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अपनी नीतियों का अनुसरण करेंगे, अपने देश को चलाएंगे। तो ये कहलाया गुट निरपेक्षता, ठीक है। फिर आ गया तटस्थता। तो किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग नहीं लेना, भाई कैसी स्थिति बन जाए पर युद्ध में भाग नहीं लेना, वो कहलाता है तटस्थता। अब आगे देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, ठीक है, जिसने संपूर्ण विश्व को दहला दिया। गजब, पहला वर्ल्ड वार भी खतरनाक था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया, ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें केवल यूरोपीय देश नहीं थे। हमने नाम पढ़े थे ना, वो सारे यूरोपीय देश थे। लेकिन अब हमें बुक बता रही है, नोट्स बता रहा है कि खाली यूरोपीय देश नहीं थे, तो और कौन थे? दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, ब्रह्मा यानी कि म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर भाग भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभरी, यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, और पूरे विश्व में दो पावरफुल शक्तियां पैदा हो गई। वो थी अमेरिका, सोवियत संघ, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को अपने खेमे में लेने की कोशिश की। अब इनका टारगेट ये बन गया था, सोवियत संघ का और अमेरिका का, जो भी छोटे मोटे देश है उनको अपने दल में, अपने खेमे में शामिल कर लें। शीत युद्ध क्या है? युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थिति बनना, युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थिति बनना। उसमें क्या क्या शामिल होगा? युद्ध में तो सीधा क्या होगा? खून खराबा। लेकिन युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थिति बनना, इसमें कौन कौन सी बातें काम करेगी? देखो, वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, प्रचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, शस्त्रों की दौड़ जैसे संसाधनों का प्रयोग किया गया था। फिर देखते हैं, शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो विरोधी गुटों या विचारधाराओं में बट गई थी। एक था अमेरिका गुट, एक था सोवियत गुट। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी। क्या थी? अमेरिका की पूंजीवादी, और सोवियत संघ की थी साम्यवादी या समाजवादी। शीत युद्ध काल में नाटो, सिएटो और वारसा पैक्ट जैसे सैनिक गुटों का निर्माण हुआ। शीत युद्ध में कौन कौन से? नाटो, सिएटो तथा वारसा पैक्ट जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। अमेरिका के तो जो थे वो थे नाटो, सिएटो, सेंटो, और सोवियत संघ का जो सैनिक संगठन था वो था वारसा। आगे है, विकासशील या नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। यानी कि जो नव स्वतंत्र हुए थे, नए नए आज़ाद हुए थे वो देश, और वो देश जो विकासशील थे, उन्होंने शीत युद्ध से अलग रहने की एक नीति अपना ली। उस नीति को कहा गया गुट निरपेक्षता की नीति। 1961 यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत की अगुवाई पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अन्य देशों जैसे घाना, मिस्र के साथ मिलकर हुई। यानी कि 1961 था, यूगोस्लाविया देश की राजधानी थी बेलग्रेड, भारत उनको लीड कर रहा था, गुट निरपेक्ष आंदोलन की हो गई शुरुआत, और जो देश शामिल हैं वो घना और मिस्र हैं, और भी देश थे। आगे पढ़ते, विकासशील देशों ने विकासशील देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए सन 1970 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। विकासशील देश थे, वो ये चाहते थे कि वो विकसित देशों पर डिपेंड ना रहे, इसलिए उन्होंने 1970 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था
द्वितीय ध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती बनकर आए थे, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन दो ध्रुवों के सामने अब एक चैलेंज बन गया है, एक चुनौती बन गया है। आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिण संवाद तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग जैसे संवादों को आरंभ किया गया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों को गुट निरपेक्षता जैसा एक मंच प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का या गुट निरपेक्षता का जो मंच दिया वो भारत ने दिया। आंदोलन का नेतृत्व या आंदोलन का हीरो जो था वो भारत था। शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, क्योंकि 1945 में अमेरिका ने पूरे विश्व को बता दिया था कि उसके पास परमाणु बम है। जापान, हिरोशिमा, नागासाकी, याद रखिए। लेकिन दोनों शक्तियों में शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोका, यानी कि रूस यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों क्या थे, परमाणु शक्ति संपन्न थे, इसलिए युद्ध की स्थिति नहीं बनी। शीत युद्ध की कुछ घटनाएं जिन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि शीतकाल के अंदर, शीत युद्ध के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यूबा मिसाइल संकट जिसमें पहला बिंदु था, और भी हुए थे। कोरिया युद्ध, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण करना आदि इसमें शामिल है। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजनीति से काफ़ी प्रभावित हुआ था। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे। शीत युद्ध के समय एक अंतर्राष्ट्रीय मंच संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी कार्यप्रणाली पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो खुलकर निर्णय नहीं ले पा रहा था। कारण ये था कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों गुट एक दूसरे के प्रति घोर विरोधी बन चुके थे। फिर सैन्य संधि संगठन भी बने। दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए। दोनों महाशक्तियां कौन सी? सोवियत संघ और अमेरिका। अप्रैल सन था 1949। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया नाटो। ये बनाया अमेरिका ने, और अमेरिका का टारगेट था, ये एक सैन्य संगठन था, अमेरिका ने ये टारगेट बनाया कि उसे लोकतंत्र को बचाना है। 1954 था दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, अमेरिका ने बनाया। यह भी एक सैन्य संगठन था। इसका बनाने का रीजन ये था साम्यवाद के प्रचार को या प्रसार को रोकना। 1955 में बगदाद पक्टा केंद्रीय संधि संगठन अमेरिका नेतृत्व में बना। इसका भी काम था साम्यवाद को रोकना। सन 1955 में बना वारसा संधि। ये भी एक सैन्य संगठन, ये बनाया गया सोवियत संघ के द्वारा। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते ही महाशक्तियां छोटे देशों को साथ में रखना चाहती थी, क्योंकि महादेशों को अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका को छोटे देशों से काफ़ी फायदा था, इसीलिए वो छोटे देशों को अपने साथ रखना चाहती थी। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। छोटे देशों को भी लालच था कि भाई बड़े ये गुट हैं, हमें सुरक्षा देंगे, हथियार देंगे और आर्थिक मदद करेंगे, इसलिए छोटे देश इन दोनों गुटों में शामिल हो रहे थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। 3 आंसर मिले हमें एक क्वेश्चन के कि वे परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर क्या शुरू हो गया? प्रतिद्वंदता और तनाव की स्थिति ये बनी रही, इसी को कहा गया शीत युद्ध। अब देखो महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ था? छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। अब छोटे देश इनके खेमे में या दल में शामिल होंगे तो छोटे देशों के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं तो संबंधित खेमा उन्हें अपने नियंत्रण में लेगा। सैन्य ठिकाने स्थापित करना, जो देश जिस खेमे में गया है उस खेमे की सेना उस छोटे देश के भूभाग पर उतरेगी, रहेगी। आर्थिक सहायता प्राप्त करना, भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। ये महाशक्तियों को
छोटे देशों से लाभ प्राप्त होते थे। हमारा क्वेश्चन भी है ये। शीत युद्ध के दायरे और कुछ विवादित क्षेत्र जो थे वो उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। 1948 बर्लिन की नाकेबंदी की गई। 1950 में कोरिया संकट आया। 1954 में वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ। 1962 में हमारा क्वेश्चन पहला टॉपिक बिंदु 1962 क्यूबा मिसाइल संकट। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध। 1979 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। दो ध्रुवीयता को चुनौती, यानी कि उस समय पूरे विश्व में सोवियत संघ और अमेरिका को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। तो भारत के नेतृत्व में, भारत की अगुवाई में एक आंदोलन चलाया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और ये आंदोलन ही इन दो दलों को चुनौती दे रहा था। तो सबसे पहले नाम आएगा भारत। भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के थे अब्दुल गमाल नासिर, युगोस्लाविया के थे टीटो, इंडोनेशिया के थे सुकर्णो, घाना के वामे एन क्रुमा। देखिए 5 देश कौन कौन से? भारत, फिर मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, ये 5 देश। 5 देशों के प्रमुख नेता भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, युगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एन क्रुमा। इन 5 देशों और 5 देशों के प्रमुखों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, जो दो ध्रुवीय विश्व की जो व्यवस्था बनी थी उसको चुनौती ये दे रहे थे। तो घाना के वामा एन क्रुमा ने सन 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड नामक स्थान में 25 सदस्यों के साथ इस संगठन की स्थापना की। कौन से संगठन की? गुट निरपेक्षता के संगठन की। जुलाई था सन 2009 में गुट निरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ, जिसमें इसकी सदस्य संख्या 118 तथा 15 देश पर्यवेक्षक हैं। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था गुट निरपेक्ष देशों ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण इनका समाप्त हो सके। अब टॉपिक है भारत व शीत युद्ध। भारत ने 9 स्वतंत्र देशों की अगुवाई की, हमने पढ़ लिया अभी, जैसे कि मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना। भारत ने अमेरिका तथा सोवियत संघ से अच्छे संबंध रखने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता के साथ की। 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के मार्गरिता द्वीप में सितंबर 2016 में किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या हो चुकी है 120। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिमी एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या तथा परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1972 में यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि धनी देशों द्वारा 9 स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न हो सके। टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की एक रिपोर्ट भी यहाँ प्रस्तुत की गई। फिर है 9 स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। 9 स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्र के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विश्व में शांति को खतरा पैदा हो जाएगा। इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी, और इस कार्य को युद्ध तथा तनावों से मुक्त वातावरण में ही पूरा किया जा सकता था। शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्होंने संगठनों के बनाए गए नियमों पर चलना पड़ता, इसीलिए वो तटस्थ रहे। अब घटनाक्रम पढ़ लेते हैं।
शीत युद्ध का घटनाक्रम 1947 में क्या हुआ? साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। 1947 से 1952 मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की एक आर्थिक सहायता थी। 1948 से 1949 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिम बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया था। 1950-53 में क्या हुआ? कोरियाई युद्ध हुए। 1954 वियतनामों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई। जेनेवा संधि पर हस्ताक्षर हुए। 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन और CAT का गठन हुआ। 1954 से 75 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ। 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसका नाम सेंटो रख दिया गया। 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। 1961 क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण हुआ। 1961 बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। 1962 क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ। 1965 डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ। 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन का दौरा। 1978 से 89 कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1985 मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की काफ़ी प्रक्रियाएं की। 1989 बर्लिन की दीवार गिराई गई। पूर्वी यूरोप की सरकार के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 1990 में जर्मनी का हो गया एकीकरण और 1951 में सोवियत संघ का हो गया विघटन और शीत युद्ध की हो गई समाप्ति। आशा करता हूँ नोट्स आपको समझ में आए होंगे। ध्यान से इन्हें पढ़िए, बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।